प्राधान्य की अवधारणा और बुद्धिजीवियों की भूमिका का आविष्कार किस विद्वान ने किया है? मैंने कल के प्रश्न में बताया था, प्लीज एक बार स्पष्टीकरण करेंगे इस सवाल का जवाब। एंटोनियो ग्राम्स्की। चौथा ऑप्शन। हाँ, बिल्कुल भी नहीं देखेंगे आप, कोई भी स्टूडेंट नहीं देखेगा, यहाँ पर कॉपी नहीं करेगा, केवल तुरंत प्रश्न पढ़ के जवाब होना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा मॉडल जो है अभियान, अपील, याचिका, बहिष्कार और हड़ताल का प्रयोग परिवर्तन की रणनीति को करता है? तो वहां पर आ जाएगा समाजवादी का मॉडल। बहुत बढ़िया। अगला सवाल हम ध्यान से सुनेंगे हम सभी लोग। कह रहा है कि भारतीय संविधान में बताइए वो कौन सा अनुच्छेद है जिसके अंतर्गत कहा गया राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का गठन किया जाएगा? अनुच्छेद 338, बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल आपके सामने रिप्रेजेंट होता है और ये प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित विधायी लिखतों को उनके अधिनियम के सही कालक्रम के अनुसार को व्यवस्थित करना है। और मैं इस प्रश्न को आप लोगों को, एक मिनट थोड़ा सा मैं बने रहिए, एक मिनट बने रहिए। इस प्रश्न का मैंने अभी आप लोगों को उसमें रखा है पेंडिंग में, मैंने इसका आंसर भी नहीं देखा था। एक बार प्लीज इसका स्क्रीनशॉट आप लीजिए और ग्रुप में इसको मैसेज करिएगा। एक बार प्लीज इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, ग्रुप में डालिए, क्योंकि यहां पे डेट के साथ हमें मेंशन करनी पड़ेगी, अदरवाइज 1955 में सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम भी है, अस्पृश्यता अपराध यानी अधिनियम 1955 का पार्ट है, ये भी 1 जून को रिप्रेजेंट करता है, ये भी अगर मैं बात करता हूं 1 जून रिप्रेजेंट करता है। क्या है इनमें संशोधन वगैरह, मैं ये आपको देख के बताऊंगा थोड़ा सा, या स्टडी करके। आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल आपके सामने, निम्नलिखित में से किसके द्वारा बच्चों को राष्ट्र की सर्वाधिक महत्वपूर्ण अस्थि की बात की? अस्थि मतलब एक प्रकार की संपत्ति, असेट होता है। 74, बिल्कुल सही जवाब, ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पे करेक्ट होगा। अगला सवाल आपके सामने रिप्रेजेंट हो रहा है, कह रहा है कि बताना है हमें राष्ट्रीय हरित अभिकरण के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। पर्यावरण जब भी कभी मिले तो मैं आपसे कहता हूं, हरा भरा वातावरण अगर मिलता है तो आप हमेशा उसको हमेशा टिक लगाना है और वो सत्य की तरफ लेके जाना है आप लोगों को, ठीक है। और देखिए, राष्ट्रीय न्याय के सिद्धांतों पर दिशा निर्देश वाला में सत्य है, पर्यावरण सत्य है, ये भी सत्य है। और प्रश्न कहा कौन सा नहीं है, तो नहीं तो सिविल अधिकार प्रक्रिया होगा, ऑप्शन नंबर 3 यानी सी सही जवाब था। अगला सवाल आपके सामने प्रस्तुत हो रहा है, कह रहा है कि प्राधिकार मतलब होता है अथॉरिटी को पारस्परिक और करिश्माई और तर्क संगत विधि के रूप में वर्गीकृत करने वाला विद्वान। पेपर में यह सवाल बहुत बार पूछा जा चुका है, तो मैं चाहूंगा कि आप लोग इस प्रश्न को ध्यान रखिएगा। वही एक विद्वान है जिसका नाम है मैक्स वेबर महोदय, जिन्होंने अथॉरिटी के बेसिकली पारस्परिक या पारंपरिक या करिश्माई का मतलब होता है क्रिया, और तर्क संगत विधि के रूप में क्लासिफिकेशन करने वाला विद्वान था, ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ है, ठीक है। बाकी ऑप्शनों के बारे में कल मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था, है ना, तो मैं चाहता हूं कि भाई वहां पे डिस्कस करूंगा तो ज्यादा समय हो जाएगा। फिलहाल जो भी बच्चे, इसीलिए मैं कहता हूं कि क्लासेस आप सभी लोग पर डे लिया करो, सबसे बेटर रहेगा वो। निम्नलिखित में से किस रिपोर्ट को परिस्थिति अनुकूलन व्यक्ति गेस्टाल्ट पर बल देता है, जिसका नाम हमें देखने को मिलता है हॉलिस टेलर रिपोर्ट? और मुझे उम्मीद है आप सभी को पता है 1952, बिल्कुल सही जवाब यहां पर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए एक सवाल और तीव्र गति से जवाब दीजिए। इनमें से बताइए स्व की अवधारणा आदर्श स्व और वास्तविक स्व के रूप में किसने प्रदान किया है? सक्रिय सुनना किसने बोला है? सक्रिय सुनना, कार्ल रोजर्स, बिल्कुल। देखिए, निराकरणीय प्रकल्पना H0 से रिलेट कराते हैं, अनुसंधान प्रकल्पना H1 से रिलेट करते हैं, काई स्क्वायर रिप्रेजेंट करते हैं S का स्क्वायर, मानक विचलन रिप्रेजेंट करते हैं स्टैंडर्ड डिवीजन, इसका साइन है बेसिकली, इसको बोला जाता है सिग्मा। ऑप्शन प्लीज, ऑप्शन 1 का 3, 2 का 4, 3 4, ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के बारे में हमें बताना है सही। तो ग्रामीण विकास को लागू कर रहा है, ये बात सत्य है, 2011 में चलाया गया, ये भी बात सत्य है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन को लेकर ग्रामीण क्षेत्र में जो निर्धन व्यक्ति हैं स्वयं सहायता समूह को संगठित करता है, ये भी बात सत्य है। स्वरोजगार के द्वारा निर्धन जो व्यक्ति हैं उनके लिए बेहतर आजीविका का विकल्प का निर्माण करता है, ये भी बात सत्य है। यानी आपके करेक्ट सारे ऑप्शन है, इसलिए आप कहिए ABCD यानी ऑप्शन नंबर 4। मानव
प्रथम मानव विकास रिपोर्ट कब प्रकाशित हुआ था, आप लोगों को पता है? मैंने 1980 90 1990 सर। हाँ 90। भाई ऐसे मत करो, है ना, दिक्कत हो जाएगी। आगे कहता है निम्नलिखित में से कौन सा मंत्रालय सामाजिक सुरक्षा सेवाओं के लिए मद सेवन और मादक पदार्थों के दुरुपयोग की रोकथाम हेतु केंद्रीय क्षेत्र की योजना के लिए सहायता प्रदान करता है? इस सवाल का जवाब क्या होना चाहिए, बताइए। सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय, सही। अगला सवाल, ये सारे सवालों के बारे में मैंने कल बताया था। ग्राम सभा के बारे में बताना है हमें, कौन सा स्टेटमेंट जो है यहाँ पे करेक्ट है, यानी सत्यता के रूप में दर्शाया गया है ना? ऑप्शन आपको पहला बिल्कुल अभी आपने बताया पहला सही है कि भाई यहाँ पे पंचायत की मतदाता सूची में पंजीकरण व्यक्तियों के लिए एक निकाय है, यही बात सही है। लेकिन यहाँ पर देखिए प्रखंडों के रूप में, और ये गलत है, बाकी तो साफ शब्दों में गलत हो जाएंगे। केवल आपका फोर्थ वाला थोड़ा सा कंफ्यूज करता है ना। फोर्थ, अब देखो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, दो ऑप्शनों को आप आसानी से एलिमेंट कर लेते हैं, दो ऑप्शन आपको कंफ्यूज करते हैं, तो वहां आपको यह ध्यान देना पड़ता है कि प्रश्न क्या कहता है। ग्राम सभा था, तो ग्राम सभा बेसिकली ग्राम स्तर को ही रिलेट कराता है, कभी ग्राम खंडों वगैरह के बारे में बात नहीं करता, इसलिए यह आपका फिर हट जाता है। ऐसे आपको सोचना है कि जब दो ऑप्शन बने तो उन ऑप्शन में प्रश्न पर जाना है, अगेन प्रश्न को पढ़ना है, फिर आपको ऑप्शन को जो है चुनाव करना है। तो ये आपके लिए बेनिफिट है, इस चीज को आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। पेपर देखो ऑफलाइन और ऑनलाइन में बहुत अंतर होता है, मैंने पहले भी आप लोगों को बता चुका हूं। ऑफलाइन जो पेपर है बेसिकली आप आसानी से एग्जाम को टैकल कर सकते हैं, आसानी से एग्जाम को भी क्रैक भी कर सकते हैं, ठीक है। आसानी आएगा या डिफिकल्ट आएगा एग्जाम? इजी आने वाला भाई, इजी आने वाला। आपने पढ़ा है ऑफलाइन, हमेशा घर पे किस तरीके से पढ़ते हो, ऑफलाइन पढ़ते हो ना। एक मनोवैज्ञानिक मैं आपको लक्षण बता रहा हूँ, एक प्रकार से फीचर उसका बता रहा हूँ, एक दबाव बता रहा हूं आपको। इस चीज को ध्यान रखिए कि जिस तरीके से आप घर पे पढ़ते हैं वो ऑफलाइन पढ़ते हैं, आप अपना आपका जो सिर होता है वो नीचे की तरफ झुका होता है, यानी किताब या कॉपी की तरफ झुका होता है ऑफलाइन में। ऑनलाइन में क्या करते थे हम लोग, जो है सामने से देखते हैं, जो है स्क्रीन पर देखते हैं, तो उसमें भी जब हम अपने ऑप्शनों का चुनाव करते हैं तो उस दौरान भी कुछ ना कुछ हमारे से क्या हो जाती है, घबराहट, या वहां पे ऑप्शनों का गलत चुनाव इत्यादि चीजों की जो है समस्याएं हमें देखने को मिल जाती है। तो थोड़ा सा बेसिकली अगर मैं बात करूं तो यह एक प्रकार के मनोवैज्ञानिक लक्षण है जो दर्शाता है। तो पेपर को टैकल करते समय तो पेपर आसान आएगा, केवल आपको प्रश्न को पढ़ना है, जिस तरीके से आप घर पे पढ़ते हैं और भी चीजों को पढ़ते हैं, जिस तरीके से आप इस समय घर पे आप यूनिक पढ़ के अपने प्रश्नों को जितना सही कर रहे हैं, ठीक वही प्रक्रिया आपके सामने होने वाली है 18 जून को, ठीक है, 18 जून को। तो ये चीजें हैं, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ऑफलाइन और ऑनलाइन में ये चीजें होता है क्योंकि वहां टाइम चलेगा आपका, ठीक है। बेसिकली क्या थोड़ा बहुत अंतर भी है, ऐसी बात नहीं है कि देखो दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। अगर यहाँ बेनिफिट है कुछ चीजों में तो वहां पे बेसिकली लॉस होगा, तो वहां पे अगर कुछ बेनिफिट होता है तो कुछ यहाँ पे भी लॉस होगा। जैसे अगर मैं टिक की बात करता हूं, अगर आपने गोला बना दिया है तो आप इसे बदल नहीं सकते हैं, लेकिन वही प्रक्रिया ऑनलाइन में हम इसको बदल सकते थे, ये एक अंतर होता था। तो ये चीजें बन सकती है, ठीक है। तो ये भी चीजें थोड़ा सा हानि है, तो किसी चीज की एक हानि होती है, लाभ होता है, वही कंडीशन यहां पर भी होती है आप लोगों के लिए। क्वेश्चन नंबर 77 कहता है आपके सामने कि सही कथन कौन सा नहीं है। अब देखिए ज्यादातर प्रश्न जो आने वाले हैं अगर ऑफलाइन में भी तो नहीं वाले आने वाले हैं, नहीं ज्यादातर, ये ध्यान रखिएगा, नहीं वाले। तो आपको आइडेंटिफाई करना है इस सवाल का जवाब में। मैंने आपको इसके बारे में शायद कल नहीं बताया था कि बता दिया था, यहीं से शायद हम लोग करना था, एक बार बताइएगा। यहीं से करना था स्टार्ट, ओके चलिए तो फिर यहीं से करते हैं स्टार्ट। और ये आप लोग ध्यान से सुनिए, प्रश्न आपके सामने कहा कि इनमें से कौन सा नहीं है। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की उत्पत्ति मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम से हुई है। देखिए आपको बता दूं, मैं इसके बारे में भी आप लोगों से चर्चा करूंगा, इसमें कोई दो राय नहीं कि मानवाधिकार के बारे में मैं आपको ना पढ़ाऊंगा जरूर आपसे, ठीक है। तो अगर मैंने आपको यहां पर कहा है तो ये पॉइंट देखिए, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की उत्पत्ति मानवाधिकार संरक्षण आयोग से हुई है, और ये गलत लिखा हुआ है। सॉरी, यहां पे क्या प्रश्न किया है, कहा इनमें से कौन सा नहीं है। ये तो है, ये आपका है, ये आपका है। देखो ये इसने कहा क्या है, इसने कहा कौन सा गलत नहीं है, सॉरी यार, कथन सही नहीं है,
कथन जो है सही नहीं, जो सही नहीं उसी को लेना छाटना है। तो ये सत्य है, पहले तो सत्य के रूप में जाइए, अभी नहीं की तरफ मत जाइए, ये सही है भाई। मानवाधिकार, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की उत्पत्ति किससे हुई? मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम से ही हुई ना, बोलिए सही बात है कि नहीं? जी सही है। अब मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम की उत्पत्ति कहता है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग से हुई है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग गलत है। जब मैं ऊपर कह रहा हूं आपको कि ये मानवाधिकार अधिनियम है और इस अधिनियम से उत्पत्ति की बात कर, देखो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की उत्पत्ति जो हुई इस अधिनियम से हुई। अब कहा कि इसका जो है उत्पत्ति किससे, क्या राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग से हुई? मतलब यहां पे उल्टा कर दिया, ये गलत है, ये गलत है, बी पॉइंट गलत है। इस प्रश्न के आधार पे कहा था कि सही नहीं है, तो यही सही नहीं है, बी वाला रखो। फिर कह रहा है एनएचआरसी, जानते हैं एनएचआरसी क्या होता है? प्लीज बोलो, पता होना चाहिए एनएचआरसी। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। बिल्कुल भाई, यही राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ही तो, यही तो है, यही तो है एनएचआरसी। और एनएचआरसी की अगर मैं बात कर रहा हूं, अध्यक्ष वह व्यक्ति होता है जो उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश रहता है। क्या बात है, क्या बात है, सही बात है। देखिए भाई, न्यायमूर्ति श्री अरुण कुमार मिश्रा वर्तमान में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष हैं। बात सत्य है। भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग केंद्रीय मानवाधिकार संस्था है और इसके एक अध्यक्ष और 5 सदस्य होते हैं, यह बात भी सत्य है। और भारत का सेवानिवृत्त मुख्य जो न्यायाधीश होते हैं, कौन? मुख्य न्यायाधीश जो सेवानिवृत्त होते हैं वही होते हैं इसके अध्यक्ष। तो 2 अन्य व्यक्तियों के मानवाधिकार के संबंध में जानकारी अथवा क्रियान्वयन के संबंध में ये चीजें रिलेट होता है। मैं आपको बता दूं, इन सदस्यों के अतिरिक्त आयोग में 4 अन्य पदेन सदस्य होते हैं। जैसे 4 कौन कौन से होते हैं, उन चारों के बारे में सुनिए। एक कहता है राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का होगा, दूसरा कहता है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का होगा, एक कहता है राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का होगा, एक कहता है कि राष्ट्रीय महिला आयोग का होगा। 3 होते, तीनों नोट कर लिएगा क्योंकि तीनों मुझे आज शाम को बताना है। अभी तो हम लोग आज बात करेंगे थोड़ा सा वृद्धों को लेकर और अपंग व्यक्तियों को लेकर आयोग के बारे में 7 to 8 वाली क्लास में, तत्पश्चात हम लोग बात करेंगे इसके बारे में भी, ठीक है। ये चीज भी आपको ध्यान रखना होगा। आगे फिर कहता है डी वाले में कि एनएचआरसी का अध्यक्ष वह व्यक्ति होता है जो किसी उच्च न्यायालय का, उच्च न्यायालय का नहीं होता है, उच्चतम न्यायालय का होता है। तो आपका यहां पे क्या गलत हो गया? डी। तो बी और डी सही जा रहा है? जरा बोलिए, बोलिए जी सर। तो मैं आप लोगों से अगर कहूं बी और डी, तो बी और डी ऑप्शन आप आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हो। ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3। अगले सवाल की तरफ रुख करेंगे, ध्यान से सुनिए। अगला सवाल आपके सामने, निम्नलिखित में से क्या समाज कार्य की आचार्य संहिता के बारे में सही नहीं है? आचार्य संहिता कहां से ली गई है? पहली बात ये बताइए मुझे आप। अमेरिका से लिया गया है, ठीक है। अब आचार संहिता बनाने के लिए क्या व्यावसायिक संगठनों की जरूरत पड़ती है? यस या नो में जवाब दीजिए। ओके, आप ये मुझे बताइए कि जो आचार संहिता होता है, क्या आचार संहिता होने के नाते एक मेडिकल सोशल वर्कर, एक व्यावसायिक सामाजिक कार्यकर्ता किसी भी व्यक्ति का या क्लाइंट का वो शोषण करता है? उसके प्रति अपने बिल्कुल शोषण नहीं करता। अगर मैं ये आपसे कहूं कि आप सामाजिक कार्यकर्ता या व्यावसायिक कार्यकर्ता अपने फायदे के लिए उसका उपयोग कर रहा है, तो वो भी स्टेटमेंट एक प्रकार से गलत के रूप में रिप्रेजेंट होता है। 2019 का ही पेपर आया हुआ था जो दिसंबर में था, मैंने आपको यहां पर बता दिया आचार संहिता के बारे में। अब आचार संहिता अमेरिका से ली गई, आपने बताया, ठीक किया। तो उसके बारे में था, आप मुझे बताइए कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे नहीं है, वो गलत लिखा हुआ है। सामाजिक पहचान के प्रति नैतिक उत्तरदायित्व गलत हो जाएगा। अच्छा जी, अब मेरी बात को यहाँ पे समझिए। आचार संहिता के अंतर्गत अगर आपसे मैं कहूं कि सामाजिक कार्यवृत्ति, बात को समझिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी, एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, कार्यवृत्ति को ये बोला जाता है। आपकी अगर मैं बात करूं प्रोफेशन, कार्यवृत्ति का मतलब होता है प्रोफेशन का मतलब होता है व्यवसाय। तो सामाजिक व्यवसाय के प्रति नैतिक उत्तरदायित्व मतलब एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखिए, समाज कार्य व्यवसाय के प्रति नैतिक जिम्मेदारी होनी चाहिए, यह बात सत्य है। सामाजिक कार्यकर्ताओं का स्वयं के प्रति
प्रति नैतिक उत्तरदायित्व होना चाहिए, ये बात सत्य है। समाज के संदर्भ में नैतिक उत्तरदायित्व होना चाहिए, ये बात भी सत्य है। सामाजिक पहचान के प्रति नैतिक, ये देखो भेदभाव समाज के प्रति, सामाजिक पहचान के प्रति। अरे अब भाई कोई व्यक्ति लगा भाई बड़ा आकर्षक व्यक्ति है, चलो इसी के साथ काम करेंगे, है ना, आप अपने फायदे के लिए उस व्यक्ति का शोषण हो सकता है वहां पे कर रहे है ना, तो वो उस कंडीशन में ये सामाजिक पहचान बन जाता है। और अगर आपने ऑप्शन नंबर डी का चुनाव किया है 4 का, तो आपने सही जवाब दिया है इस सवाल का जवाब। अगला सवाल आपके सामने ये कहता है कि वह बताइए कौन सा नागरिक समाज कार्य का मुख्य प्रवर्तक में से एक नाम आता है। फ्रेड पावेल, बॉब जो है मुलाले, जिम इम्फे, जैन फूको, ये एक एक नया नया नाम देख रहे हैं सोशल वर्क में, है ना। मैं आपको बता दूं कि यदि आपने समाज कार्य के बारे में पढ़ा है तो मैं बता दूं कि इन विद्वानों के नाम भी याद रखना अत्यंत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो एक्सपोनेंट एक शब्द दिया गया है जो सिविल सोशल वर्क को रिलेट कराता है। और इस सवाल के अगर मैं जवाब की बात करता हूं तो ऑप्शन नंबर क्या आपका पहला सत्य होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? जी सर, फ्रेड पावेल। बिल्कुल, यहां पे फ्रेड पावेल जो विद्वान हैं सोशल वर्क में, ये एक अहम भूमिका निभाते हैं। WF पावेल, इनको फ्रेड पावेल भी कहा जाता है। ये रिसर्च प्रोफाइल में एक अपनी अहम भूमिका निभाते हैं। रिसर्च की कंडीशन में इनका नाम देखने को मिलता है, फ्रेड पावेल का नाम। ये बात आपको ध्यान रखना होगा। रिसर्च में कहां पे? यूजीसी नेट के रिसर्च में इनकी भूमिका जबरदस्त देखने को मिलती है भाई, ये बात ध्यान रखिएगा। ये मैं आपको एक चीज और बताना यहां पे उचित समझूंगा इनके बारे में। फ्रेड पावेल महोदय सोशल पॉलिसीज में यानी सामाजिक नीति के प्रोफेसर और स्कूल ऑफ अप्लाइड सोशल स्टडी के संस्थापक हैं। मैं नोट करना चाहूंगा फ्रेड पावेल ने 25 वर्षों तक जो है यूजीसी में, इन्होंने यूजीसी में अपनी एक अहम भूमिका निभाई है। नागरिक समाज कार्य के साथ साथ सामाजिक नीति के प्रोफेसर और स्कूल ऑफ अप्लाइड सोशल स्टडी के संस्थापक माने जाते हैं। ये बात आपको ध्यान रखना है। उन्होंने, मैं बात करूं, 2018 में रिचर्ड टिटमस बुक अवार्ड भी दिया गया है फ्रेड पावेल महोदय को। नागरिक समाज की रणनीति पर अगर किसी विद्वान का नाम आया तो वो फ्रेड पावेल का नाम आया। एक अवधारणा यहां पे प्रमुख प्रवर्तक के नाम से इनको जाना जाता है। इस बात को आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। हालांकि इस किताब के रूप में जब पब्लिश किया गया तो वह किताब के रूप में रिप्रेजेंट हुआ 24 अप्रैल 2013। यही कॉन्सेप्ट है 2013 नीति प्रेस के माध्यम से चीजें ये की गई थी। ये इस बात को आप जरूर थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। नाम हमारे सामने एक आता है, यहां अगर मैं बात करता हूं, बॉब मुलाले, विद्वान है ये सोशल वर्क में। इनको अगर मैं बात करता हूं तो समाज कार्य में एक विद्वान है। इन्होंने बेसिकली एक कॉन्सेप्ट दिया था, द न्यू स्ट्रक्चरल सोशल वर्क आइडियोलॉजी और थ्योरी के बारे में, और वहां पे रिलेट कराया था कुछ पॉलिटिकल प्रैक्टिस के अंतर्गत एलिमेंट यानी तथ्यों को, यानी फैक्ट को। तो इनका नाम कहां आता है बताइए? इनका नाम कहां आता है? द न्यू स्ट्रक्चरल सोशल वर्क आइडियोलॉजी एंड थ्योरी में। बताइए। क्लियर रहेगा? सर किताब का मतलब कब दिया था सर? ईयर 1993। उसके बाद जिम इम्फे का नाम आता है। जिम इम्फे सोशल वर्क में लास्ट टाइम भी विद्वान है, इसका पेपर में सवाल आया, इस बार भी हो सकता है आ जाए। तो जिम इम्फे के बारे में मैं थोड़ा सा यहां पे बताना चाहूंगा। जिम इम्फे
एक ह्यूमन राइट्स एंड सोशल वर्क, कॉन्सेप्ट सन 2001, और कम्युनिटी डेवलपमेंट इन एन अनसर्टेन वर्ल्ड। अनसर्टेन वर्ल्ड है ना। विजन एनालिसिस एंड प्रैक्टिस पर बात किया 5 अगस्त 2013। ठीक है, बताइए। यस सर। बस ये 2 बातें आपको ध्यान रखना है जेन इन्फ्लुएंस। ठीक है, उसके बाद एक नाम और हमारे सामने रिप्रेजेंट होता है, जैन फूक। जैन फूक महिला है, ये ऑस्ट्रेलियाई महिला, और इन्होंने सोशल वर्क में क्या बातें बताई है, मैं यहां पर उनके बारे में भी लिखना चाहूंगा। तो सोशल वर्क क्रिटिकल थ्योरी एंड प्रैक्टिस, ये किताब जैन फूक महोदय के द्वारा लिखी गई, और ये किताब आई 2002 में। 2002 में काफी इंपॉर्टेंट किताब रही है सोशल वर्क में। उसके बाद सोशल वर्क क्रिटिकल अप्रोच टू प्रैक्टिस, अप्रैल 2016। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना होगा, इसमें क्लियर रहेगा। सर एक बार बताइए क्या लिखा? सोशल वर्क का क्रिटिकल अप्रोच टू प्रैक्टिस। सर सबका बुक लिखवा रहे हैं सर, मैंने एक एक कंसेप्ट लिखवा दिए थे ना सर बुक के साथ सर। कंसेप्ट ये लोग किस पे बात किए थे सर, क्योंकि हर जगह तो बुक तो नहीं आता है सर, कुछ कंसेप्ट भी आता है लोग जी का। बिल्कुल 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 लिखवा देते हैं। सिराज जी ध्यान से सुन लीजिए। तो यहाँ पे देखिए, सोशल वर्क क्रिटिकल थ्योरी एंड प्रैक्टिस करके ये जो किताब आई, ये किताब बेसिकली मेंशन किया गया था 2002 में। एक बात तो ये आप लोगों को पता होनी ही चाहिए, और साथ ही साथ ये किताब जो बेसिकली दर्शाई गई थी, यहां डिस्कशन किया गया था थ्योरी को लेकर। अच्छा, कहने का मेरा आशय ये है आप लोगों से, जो डिस्कशन हुआ है वो बेसिकली क्रिटिकल थ्योरी पर हुआ है। समाज कार्य के प्रति ना चिंतनशील दृष्टिकोण के साथ व्यवस्थित क्रियाओं पर, सिद्धांतों और प्रथाओं की चर्चा का वर्णन अगर कहीं पर मिला है तो वह क्रिटिकल थ्योरी एंड प्रैक्टिस वाली किताब में जन फूको की। फिर से सुनिए, समाज कार्य के प्रति चिंतनशील दृष्टिकोण के साथ व्यवस्थित किया गया, सिद्धांत और प्रथाओं की चर्चा की गई, वर्णन अभ्यासों के साथ ये जुड़ा रहा। तो इस क्रिया में जो है इंटरेक्टिव प्रक्रियाओं को संलग्न करते हुए क्रिटिकल थ्योरी एंड प्रैक्टिस जैसी किताब को मेंशन किया गया था। यह आपको याद रखना होगा इसके अंतर्गत। और उसके बाद अगर मैं आप लोगों से बात करता हूं तो हमारे सामने इन्हीं की एक दूसरी किताब आ रही थी, रिप्रेजेंट हो रही थी, और उस किताब में हम लोगों ने मेंशन किया था, क्या नाम? अप्रोच। क्या नाम मेंशन किया था, प्लीज बताइए। अप्रोच। क्रिटिकल अप्रोच, क्रिटिकल अप्रोच। अप्रोच कहने का जो आशय दर्शाता है यहाँ पे, इस अप्रोच में मैं आपको एक सिंपल बात ये बताना चाहूंगा, उपागम होता है। इसका मतलब क्या होता है? उपागम।
तो इसने कहा कि जो मौलिक पाठ है उस मौलिक पाठ को आदतन करने के लिए वापस लाना, यानी व्यवसाय में चिरस्थायी आदर्शों का जश्न मनाना। तो समाज कार्य के जो छात्र और व्यावसायिक लोग जो थे उनके जीवन दान देने वाली प्रक्रिया को बेसिकली बढ़ावा दिया। साथ ही साथ इसने कहा कि अभ्यास को बेहतर करने के लिए ना समाज कार्य के लिए महत्वपूर्ण परंपरा से जुड़ा रहना चाहिए। समाज कार्य समझिएगा, एक समाज कार्य में अगर हम बात कर रहे हैं व्यवसाय को लेकर जीवन दान देने की प्रक्रिया में, जहां अपनी समझ और अभ्यास को बेहतर बनाने के लिए समाज कार्य की एक महत्वपूर्ण परंपरा से जुड़े रहने की क्रिया को दर्शाता है। तो वह किताब का नाम है सोशल वर्क का क्रिटिकल अप्रोच टू प्रैक्टिस, जो 2000 कब आई थी, 16 में आई थी। ये आपको ध्यान रखना होगा। तो ये प्रश्न आपका होगा कंप्लीट। अगला सवाल बताइए। अनुच्छेद 38 सर। देखिए, मैंने आप लोगों को भारतीय संविधान में अनुच्छेद 38 बता चुका हूं और कहता है कि सिंपल शब्दों में राज्य लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने की, है ना, यही कहता है। लोक कल्याण की उन्नति हेतु राज्य की सामाजिक व्यवस्था को बनाएगा। कौन कहता है ये? आर्टिकल 38 कहता है। बताइए भाई, बोलता नहीं बोलता? ये कहता है सामाजिक व्यवस्था जिसमें सामाजिक और आर्थिक राजनीतिक न्याय, है ना, राजनीतिक न्याय राष्ट्रीय जीवन को सभी संस्थाओं को एक अनुप्रमाणित करने की प्रक्रिया को दर्शाता है। तो वह लोक कल्याण की उन्नति हेतु राज्य की सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। ये बात आ जाती है 38 और इस प्रश्न में भी वही लिखा हुआ है कि लोक कल्याण की अभिवृद्धि की व्यवस्था, है ना। भारतीय संविधान अनुच्छेद 39, मैंने कल ही आप लोगों से जिक्र किया था कि सभी नागरिकों को चाहे उनका जेंडर कुछ भी हो, चाहे पुरुष या महिला, निर्वाह की बुनियादी साधनों पर समान अधिकार उनको मिलेगा। डीपीएसपी का पार्ट है, तो वो आ जाता है। 41 आर्टिकल क्या रिलेट कराता है? बोलिए। कर कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और सहायता पाने का अधिकार देता है सर। बिल्कुल सही बात कर रहे हैं आप। काम पाने, शिक्षा पाने का, बेरोजगारी, बुढ़ापा, बीमारी, निःशक्तता दशाओं में लोक सहायता पाने का जो अधिकार को संरक्षित करता है वो आपका 41 हो जाता है ना। उसके बाद एक आर्टिकल हमारे सामने आता है 42, काम की न्याय संगत और मनोचित दशा और प्रसूति सहायता का उपबंध 42 में है। सवाल यहाँ पे था लोक कल्याण अभिवृद्धि को लेकर, ऑप्शन नंबर ए सही है। इसे बताइए। बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2016 के द्वारा डैश वर्ष के कम उम्र लड़कियों डैश वर्ष के लड़कों के विवाह करना गैर कानूनी होगा। 18 और 21 कितना? 18 नहीं 21 18 होगा ना। सॉरी 21 25 लिखा हुआ है। 18 लड़कियों का 21 लड़कों का। अच्छा पहले लड़की, ये लड़की आएगा। हाँ यहाँ लड़की आएगा और यहाँ पे लड़का लिखा हुआ है बाद में, तो यहाँ एक लड़का आ जाएगा। तो 18 21 ऑप्शन नंबर सेकंड यही होगा। मैं सोचा पहले लड़की लिखा हुआ, लड़की क्या नाम है, पहले लड़का लिखा हुआ है। अगला सवाल देखिए, ये मानक सामाजिक उत्तरदायित्व पर बल देता है। बताइए सही जवाब क्या होना चाहिए? 9,000 26,000 ओके। देखिए आईएसओ का एक मानक बेसिकली है जो रिप्रेजेंट करता है सामाजिक उत्तरदायित्व पर बल देता है। और यदि आपने यहाँ पे 26,000 का चुनाव किया है तो ऑप्शन आपका सही जाएगा, है ना, ऑप्शन आपका सही जाएगा। सामाजिक रूप से जिम्मेदार जो भी कंडीशन रिप्रेजेंट होता है यहाँ पे, सामाजिक रूप से जिम्मेदार तरीके से संचालन के लिए प्रतिबद्ध व्यवसायों और संगठनों की जो भूमिका बनती है वह एक प्रकार से रिप्रेजेंट करता है आपका 26,000, है ना, 26,000 आईएसओ। तो सामाजिक रूप से जिम्मेदार तरीकों का संचालन करने में आईएसओ
26,000 को रिप्रेजेंट करता है आईएसओ। ये आपको ध्यान रखना होगा आईएसओ के बारे में। 26,000 से लेकर 2010 की बात होती है तो वहां आवश्यकताओं के बजाय मार्गदर्शन प्रदान करने की बात करता है। ठीक है, 26,000 की बात मैं कर रहा हूं आप लोगों से, है ना। और सामाजिक उत्तरदायित्व के मुख्य रूप से 7 विषय हैं, 7 विषय रखे गए हैं इसमें। 7 विषय कौन कौन से रखे गए हैं बता सकते हैं आप लोग? प्लीज बताइए। अरे भाई, ह्यूमन राइट है ना, लेबर लेबर पार्टिसिपेट है, द इन्वायरमेंट है ना, ऑपरेटिंग प्रैक्टिस है, कंज्यूमर इश्यू है और कम्युनिटी डेवलपमेंट है। बस 7 है 26,000 के अंतर्गत। ठीक है, आगे मूलभूत अवधारणाएं या अभिधारणाएं जिन पर आईएलओ मानक कार्य करता है, बताइए किस पे काम करता है भाई? सर तीनों। आप कह रहे हैं तीनों पे काम करता है। वे मूलभूत अभिधारणाएं जिन पर आईएलओ मानक कार्य करते हैं निम्न में से कौन सी है? श्रम कोई वस्तु नहीं है, बात सही है। अभिव्यक्ति की एवं संघ बनाने की स्वतंत्रता सतत विकास के लिए अनिवार्य है, ये भी बात सत्य है। गरीबी चाहे कहीं पर भी हो, वह सभी जगह क्या होती है? संपन्नता के लिए खतरा पैदा करती है। सही तो तीनों है भाई, ए और सी की बजाय क्या बी वाला सही नहीं है? बी वाला भी करेक्ट है। बताइए ए सी कौन सा ऑप्शन में है? थर्ड ऑप्शन में। सर ऑप्शन 4 दिखाइए। ए बी सी, ऑप्शन 4 ही सही था। ठीक है, भारत में संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किन्हें जोड़ा गया है? 3 शब्द PAS याद रखिए, तो बताइए। ABC, पंथनिरपेक्ष, समाजवादी, ABC, राष्ट्र की अखंडता। ऑप्शन कौन सा होगा सही? थर्ड ऑप्शन। 84 नंबर का क्वेश्चन। उद्देश्य आधारित प्रबंधन की संकल्पना किसने प्रदान किया था? उद्देश्य आधारित। सर ड्रकर ने। पीटर एफ ड्रकर ने, नोट कर लीजिए इसे। ठीक है, चलिए एक लास्ट सवाल ले लीजिए। बताइए भारतीय पुनर्वास परिषद के बारे में। देखो मैंने पढ़ा चुका हूं आरसीआई के बारे में। आरसीआई के बारे में पढ़ाया हूं कि नहीं पढ़ाया हूं बताइए? पढ़ा चुका हूं भाई। जी सर पढ़ाया है सर। हाँ 1986 में सर आया था। सर सी सही नहीं है। सी सही नहीं है। ओके, देखिए इसकी स्थापना 1986 में हुआ, अधिनियम में आया 1992 में आया। आरसीआई निःशक्त संबंधी मामलों को निपटाने के लिए एक शेर सरकारी निकाय, ये भी सही है। सोसाइटी अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत सोसाइटी है, ये गलत है। और आरसीआई निःशक्त व्यक्तियों के साथ व्यवहार करते समय अनहितार्थ व्यक्तियों के विरुद्ध दंडात्मक क्रिया करती है, सही बात है। यहाँ केवल आपका जाएगा कौन सा ऑप्शन?
बी, सी, अरे सॉरी, सी। ऑप्शन देखिए, यहाँ पर ऑप्शन जाएगा आपका बी। ठीक है, ये सही है। चलिए आज के लिए बस इतने रखिए, शाम को क्लास आप लोगों की होगी।